हेलो एवरीवन। तो देखो, आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन इन मैटर से रिलेटेड। ठीक है, तो फिजिक्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में हिस्टैरिसीस लूप भी आएगा। तो चूंकि आपके सिलेबस में है ये और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं कुछ, तो हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको ये रिवीजन पर्पज से ये पीडीएफ दिया है, इस पीडीएफ को मैं समझा देता हूँ। तो आपने जो क्लास 12 में उससे पहले जो पढ़ रखा है ना, तो उसका एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप डेफिनेशन वगैरह चाहते हो तो उसका भी मैंने डिटेल पीडीएफ आपके कोर्स में दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप वहां से उसका डिटेल भी कर सकते हो। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी, तो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। फिर इससे रिलेटेड कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप काफी आसानी से उसको डील कर पाओगे। ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे स्टार्ट किया है काउज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर। ठीक है, तो मैटर में जो उसमें जो काउज ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, तो इस पे हम बात करेंगे कि वो क्यों होता है, उसके कारण पे बात करेंगे। तो देखिए, वन बाय वन देखिएगा तो काफी सिंपल लगेगा। जैसे मैटर की हम बात करें तो कोई भी जो हमारा मैटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो एटम्स से बना हुआ रहता है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, करोड़ों अरबों खरबों एटम होते हैं। ठीक है, और एटम में क्या होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, बीच में, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है डिफरेंट सेल्स में। ठीक है जी, इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ये सब बात आप पहले से जानते हो। अब ध्यान दो, ठीक है, तो क्या हुआ कि न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन यानी एक निगेटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से कोई लूप में, क्लोज लूप में मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया करंट लूप। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर किसी लूप में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो एक्चुअली करंट लूप होता है। और जो करंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, वो अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, आप देखो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो आपका जो करंट है वो क्या है, वो है आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक निगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो ये करंट लूप बन जाता है, जिसमें कि एक आपको करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई करंट लूप है, यानी उसमें किसी भी लूप में अगर करंट है, तो वो करंट लूप क्या होता है, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सो दिस करंट लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या होता है कि ये जो है एक तरह का आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो कि अगर करंट का डायरेक्शन मेरा मान लो इस तरीके से है, जैसा कि ऊपर में था, ठीक है, अगर इस तरीके से करंट आपका मूव कर रहा है इन द क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज सेंस में आपका इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि आप जो है राइट हैंड का यूज करते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले बताया था मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रोडक्शन वाले में, कि राइट हैंड में हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप अगर आप देखोगे, आप अपना राइट हैंड यूज करोगे, ठीक है, और राइट हैंड को अगर आप कर्ल करते हो, ठीक है, कैसे, क्लॉकवाइज, अगर हम राइट हैंड को क्लॉकवाइज कर्ल करते हैं तो मेरा जो थंब है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो थंब का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ जाता है। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो क्या होगा, वो आपका इस तरीके से नीचे की तरफ होगा। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये इस तरीके से नीचे की तरफ होगा। ठीक है जी, ये इस तरीके से मैंने ऐसे दिखाया यहाँ पे, आप यहाँ पे डिटेल में देख लो कि इस तरीके से आपका क्या होगा, डायरेक्शन आएगा आपका डाइपोल का। ठीक है, तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है, तो नीचे वाला जो है आपका ये नॉर्थ पोल बन जाएगा एन, और ऊपर वाला आपका क्या बन जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, तो ये चीजें आ गई पहले के मैटर में जो मैग्नेटिक डाइपोल प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है, मतलब हम मैटर में एटम्स को एज ए मैग्नेटिक डाइपोल देख सकते हैं कि मैटर में क्या है, करोड़ों खरबों एटम है। ठीक है, और हर एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा ड्यू टू दिस ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, क्लियर हो गया। तो अब मैं जो एटम्स हैं, ठीक है, मैटर में जो अरबों खरबों जो डाइपोल बनेंगे, तो अब मैं किसी भी मैटर को ऐसे बस दिखा सकता हूं कि मान लो कोई मैटर है तो उसमें अरबों खरबों क्या है, डाइपोल है, जिसका कि रैंडम डायरेक्शन होता है। ठीक है, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, बात फॉलो कर रहे हैं। तो ये पहली बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए कुछ और बातों को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है,
ठीक है। मैग्नेटिक, चूंकि मैग्नेटिक डाइपोल अगर है तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट देगा, इस पे हम बात कर चुके हैं, ठीक है, कि अगर कोई भी डाइपोल है तो उसमें जो पोल स्ट्रेंथ है इनटू लेंथ ऑफ द जो बार मैग्नेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। तो अगर मान लो मैग्नेटिक डाइपोल है तो वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है एटम का वो किस वजह से होता है, ये बात भी जानना चाहिए आपको। मेनली ये तो होता है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अराउंड में मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से होता है। और ये मेजर फैक्टर कहलाता है, यानी जो 99% जो एटम का बिहेवियर है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल या कहो मैग्नेटिक मूवमेंट, तो 99% तो इसी ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। बट सिर्फ ये अकेला कारण नहीं है, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो मेरा ऑर्बिट में मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से मूव करता है। एक तो ये देखो, ये आपका जो है ट्रांसलेशन मोशन है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में कि अभी यहां था फिर यहां पे आ गया, ठीक है, फिर यहां पे आ जाएगा, तो इस तरीके से ये इसका ट्रांसलेशन मोशन है। बट आपको पता है कि लाइक दैट अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दो तरह से मूव करता है। एक तो अपने ही ऑर्बिट के अपने एक्सिस के अलोंग, वो अपने एक्सिस के अबाउट में स्पिन कर रहा होता है। जैसे कि आपका अर्थ क्या है, सन के चारों तरफ जो है अर्थ मूव कर रहा होता है, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन, और अर्थ अपने ही एक्सिस के अबाउट में स्पिन कर रहा होता है। तो ये जो स्पिन है अपने ही एक्सिस के अबाउट में, ये भी एक तरह का मोशन है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन में दो तरह का मोशन होता है, एक तो ये ट्रांसलेशन मोशन और एक आपका अपने ही एक्सिस के अबाउट में स्पिन करना, ठीक है जी। तो ये जो स्पिन करना है, तो इसके वजह से भी एंगुलर मोमेंटम के वजह से भी हम लोगों को कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट मिलता है। और साथ ही साथ जो न्यूक्लियस है, जो कि न्यूक्लियस भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके वजह से भी कुछ ना कुछ हमको मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा। बट ये बहुत ही कम फैक्टर है, वेरी माइनर फैक्टर, ठीक है, लगभग 0. कुछ परसेंट होता है या 1% के लगभग होता है। तो मेनली जो मैग्नेटिक मूवमेंट है तो उसका मेजर फैक्टर क्या है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आ गए, तो अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, तो याद रखिएगा कि मूवमेंट की वजह से, चूंकि आप मैग्नेटिक डाइपोल पे आप आ गए ना, कि जो एटम है वो क्या है, वो एक तरह का मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक डाइपोल अगर है तो उसमें जो नेट मूवमेंट होगा किसी भी मैटर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैटर में जो नेट या एटम में जो कह सकते हो कि नेट मूवमेंट होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो अब आप बात समझिए। क्योंकि एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वजह से जो एटम में नेट मूवमेंट आएगा, हम लोग उस पर यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो नेट मूवमेंट ऑफ एटम इज ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं एटम में, उन सब के मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से, ठीक है, क्या है, हमको एटम का नेट मूवमेंट मिलेगा। अब ये जो नेट मूवमेंट है ये हो सकता है कि 0 हो जाए, ठीक है, और ये हो सकता है कि नॉन जीरो हो जाए। ओके, 0 कब होगा, तो डेफिनेटली जैसे आप हीलियम का एग्जांपल देखिए, हीलियम में क्या होता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, यानी इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉन का अपोजिट स्पिन होता है। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तो वो दोनों का वजह से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसिल्ड इन पेयर्स, ठीक है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो जो नेट मूवमेंट है वो मेरे को 0 मिलेगा। और अगर 0 मैग्नेटिक मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डाई मैग्नेटिक सबस्टांस बोलते हैं, ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। अब हो सकता है कि 0 ना हो, जैसे लिथियम का एग्जांपल देखिएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s1, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 ये हो गए और ये किए, तो ये जो 2 है इनका तो आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अपोजिट स्पिन है, बट इसका आपको बच जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ मूवमेंट इसका बच जाएगा, और इसके वजह से जो नेट मूवमेंट है वो आपका नॉन जीरो होगा। तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है यहाँ पे वो क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जो जोड़ा में नहीं है, उसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके वजह से ऐसा जो मटेरियल है वो क्या कहलाता है, पारा मैग्नेटिक कहलाता है, ठीक है। अब पारा मैग्नेटिक का ही अगर हम लोग सुपर स्पेशल केस देखेंगे, ठीक है, जिसमें कि मैग्नेटाइजेशन काफी हाई होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है जी। ये सब एक मटेरियल का आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, इसको आप समझ के रखिए।
क्लियर है। तो अभी तक हम लोग ये देखें कि कोई भी मैटर है तो वो एटम से बना हुआ है, ठीक है। एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक लूप की वजह से, इस करंट लूप की वजह से ये जो लूप है ये लाइक ए मैग्नेटिक मूवमेंट जो है आपको बिहेव करता है, लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करता है, ठीक है। तो अब एक एटम में हम कह सकते हैं कि बहुत तरह के मैग्नेटिक मूवमेंट हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि एटम का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा और वो या तो जीरो हो सकता है या तो वो नॉन जीरो हो सकता है। तो यहां तक हम लोग अभी तक बात समझ गए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है दीज एटम्स फॉर्म एटॉमिक डाइपोल, ठीक है। तो ये जो पैरामैग्नेटिक है या जो फेरोमैग्नेटिक है, तो डेफिनेटली चूंकि इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट बच रहा है तो हम लोग इस ऐसे एटम्स को अब हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक डाइपोल बोलेंगे, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन का जो भी डाइपोल होगा, डाइपोल मूवमेंट होगा, ठीक है, उसकी वजह से जो नेट मूवमेंट बचेगा अगर वो नॉन जीरो होता है तो अब हम लोग उस एटम को एटॉमिक डाइपोल की तरह ट्रीट करने वाले हैं। मतलब अब हम लोग एटम को कैसे दिखाने वाले हैं, एज ए एटॉमिक डाइपोल, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे करके बताया था। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम लोगों का रिवीजन हो गया। चलिए फिर देखिए फिर क्या है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है हमारा स्पेसिमेन ऑफ मैटर, ठीक है। अब चूंकि जो मैटर है हमारा, जो भी मैटर है वो क्या है, वो आपको करोड़ों एटम से बना हुआ है, मेनी करोड़ ऑफ एटम, ठीक है। तो और हर एटम को अब हम लोग एटॉमिक डाइपोल की तरह देखेंगे तो यह कह सकते हो कि इसमें करोड़ एटॉमिक डाइपोल होगा एक मैटर में, ठीक है। ये जैसे मैटर है तो इसमें देख सकते हो आपको इसमें करोड़ों एटॉमिक डाइपोल है, सबको एरो से दिखाया गया है। तो डाइपोल को चूंकि एक हम लोग सर्टेन डायरेक्शन में रखते हैं, डाइपोल का कोई ना कोई डायरेक्शन होता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। तो हर एक का डायरेक्शन बट अलग अलग होगा, रैंडम होगा, ठीक है। तो ये पूरा मैंने बहुत सारे इसमें एटम्स को दिखाया है एज ए एटॉमिक डाइपोल। अब यहाँ पे अगर मैटर का मैं छोटा सा पार्ट लूं, जैसे देखो मान लो मैंने ये जो घेरा किया है, अगर मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करूं तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपको अरबों खरबों जो है एटॉमिक डाइपोल होंगे। मैंने कह सकते हैं कि इसमें लगभग 10 का पावर 30 10 टू द पावर 30 एटॉमिक डाइपोल होगा इस छोटे से पार्ट में, इन 1 मिलीमीटर क्यूबिक एरिया में, यानी छोटे से वॉल्यूम में आपको अरबों खरबों एटॉमिक डाइपोल होगा। तो पूरे मैटर में तो बहुत सारा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग रैंडम की बात करें जो कि अरबों खरबों है, अरबों खरबों सबका डायरेक्शन अलग अलग है, तो ऐसे केस में जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो आपका डेफिनेटली जीरो आ जाएगा। और इस तरीके से कह सकते हैं कि जो मैटर होता है ना, ये एज ए होल जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या होता है, वो जीरो होता है, ठीक है, न्यूट्रल कंडीशन में। मतलब हम लोग अभी कोई बाहर से कोई भी तरह का फील्ड नहीं लगाए हैं, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड। अगर हम लोग इसकी बात करें तो सारा डाइपोल चूंकि एक दूसरे से कैंसिल होगा, ठीक है। कोई इस डायरेक्शन में है तो कोई इस डायरेक्शन में है तो कोई इस, तो सबका आप जो है रिजोल्यूशन करोगे, फिर फाइनल निकालोगे तो सब आपको एक दूसरे से कैंसिल होता हुआ नजर आएगा और नेट आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता मैटर में। हाँ, लेकिन अगर अब हम लोग बात करें, अगर हम लोग कुछ उसमें एक्सटर्नल फील्ड डाल देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। अगर कोई भी आप बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया, यही मैटर है लेकिन इसमें मैंने एक लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड बाहर से, इस तरह से डायरेक्शन आप देख रहे हो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, क्योंकि आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो डेफिनेटली जो भी डाइपोल्स हैं उस पर क्या होगा, एक तरह का टॉर्क लगेगा, ठीक है। और ये टॉर्क क्या कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा कि जो डाइपोल्स हैं उसको हम इसी की डायरेक्शन में अलाइन कर दें। तो मोस्टली को ये अलाइन तो कर देगा बट ऑल को करेगा ऐसा नहीं है, कुछ का डायरेक्शन अभी भी उल्टा या रैंडम हो सकता है, हाँ, बट मैक्सिमम पर इसकी कोशिश चलेगी कि इसको ये क्या करे, इसके डायरेक्शन में या इसके अबाउट, ठीक है, कुछ एंगल के डिफरेंस से भी इसको क्या कर दे, अलाइन करने की कोशिश करे, ठीक है। तो मोस्टली डाइपोल्स अलाइंस नियरली इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा कि ज्यादातर जो डाइपोल होंगे वो इसके डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाएंगे या उसके नियर बाय डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे केस में जो अब जो मतलब कह सकते हैं कि एक जो मेजोरिटी है वो इसके डायरेक्शन में आ जाएगा, मेजोरिटी, ठीक है। मतलब कह लो कि अगर अरबों खरबों है तो उसमें अरबों खरबों का एक बड़ा पार्ट इस डायरेक्शन में आ जाएगा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की तरफ, और कुछ बचेंगे जो एक दूसरे से कैंसिल होंगे। तो ओवरऑल जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो आपका नॉन जीरो हो जाएगा। और हम लोग कह सकते हैं कि मेरा मटेरियल क्या हो गया है, मैग्नेटाइज्ड हो गया है, कि एज ए होल पूरे मैटर का अब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आपको मिल रहा है।
तो यहीं पे आपका मटेरियल मैग्नेटाइज्ड कहलाता है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ जो है मैग्नेटिक फील्ड हमको नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां तक हो गया मटेरियल का मैग्नेटाइज होने का पीछे का वजह। अब अगर हो गया है तो उसमें दो बातें होंगी कि वहां पे मैग्नेटाइजेशन का फील्ड क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है उस मैटर का। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बोलो, इसको हम लोग आई वेक्टर से डिनोट करते हैं, या इसको बोलिए आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब अगर वो मैटर आपका मैग्नेटाइज हो गया है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो उसका फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है जी, ये होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है कि कोई भी हम छोटा सा पार्ट लेंगे तो उसमें क्या है, उसके में उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि उस यूनिट वॉल्यूम में मैटर की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, आई वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट नेट जो भी आएगा बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो जो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। ठीक है, समझना काफी आसान है इसको, क्योंकि आपको पता है जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ना उसका क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू एरिया वेक्टर। ठीक है, करंट इंटू एरिया वेक्टर, करंट का हो जाता है एम्पियर और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका यूनिट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर में आपका आ गया क्या, ऊपर में आपका आ गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, और नीचे जो है आपका ये वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आपका 1 मीटर बचेगा। ठीक है, तो एम्पियर पर मीटर आ जाएगा। ओके, याद रखना इसको, इजी है। अब आइए, अब यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर है वो है आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड, काफी इंपॉर्टेंट है मैग्नेटाइजिंग फील्ड H। ठीक है, इसको समझिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड H क्या है। ओके, तो इसका अगर डेफिनेशन का बात करें तो ये है आपका क्या, डिग्री टू विच ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटेरियल। जो हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, जैसा कि इसका नेम है ना कुछ हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, उसकी वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसमें फर्क आएगा, वो स्पीड पकड़ सकता है। ठीक है, जैसे आप देखिए, मैं आपको बात करूं तो मान लो मेरे पास में कोई मैटर है इस तरह का। ठीक है, ये कोई मैटर है, तो मैटर में सपोज कीजिए कि आपने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया बी। ठीक है, तो बी लगाया, तो इस बी की वजह से उसमें क्या हो, जो डिफरेंट जो डाइपोल्स थे उसमें क्या है, उसमें अलाइनमेंट आ गया और वो इसके डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो इसके वजह से जो उसमें मैग्नेटाइजेशन आपको मिलता है, ठीक है, नेट मोमेंट मिलता है, वो है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अलाइनमेंट की वजह से। लेकिन सपोज करो कि इसी में मैं कोई ला करके सोलेनोइड डाल दूं, ठीक है, ये कोई एक्सटर्नल लूप डाल दूं करंट का, तो अब उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इंटेंसिटी है इसमें इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एडिशनल एक्सटर्नल फील्ड इसमें और अप्लाई किया, एक्सटर्नल करंट लूप अप्लाई कर दिया, तो ये जो एक्सटर्नल लूप आपने अप्लाई किया ना, तो इसके वजह से क्या हुआ, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उस पर फर्क पड़ा, उसमें तेजी आई, तो ये आपका क्या है, H है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोई भी मटेरियल है तो उसमें मैटर में जो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, H प्लस आई के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही बात लिखी हुई है कि जो बी नेट होता है वो क्या होता है, बी इंटरनल प्लस बी एक्सटर्नल, और यहाँ पे बी इंटरनल क्या है, ये आपका आई है। ठीक है, कह सकते हैं कि बी नेट क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू आई, दैट मीन्स मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और प्लस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से आप समझ सकते हो, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ना कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इनसाइड द मैटर, वो दो फैक्टर की वजह से होता है। एक होता है इंटरनल फैक्टर। ठीक है, ये क्या है, तो ये ड्यू टू अलाइनमेंट है ऑफ डाइपोल। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले अलग अलग डायरेक्शन में था, फिर एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गया अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो अलाइनमेंट की वजह से हो रहा है मैग्नेटाइजेशन, ये होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई वेक्टर। ठीक है, और जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे मान लो आपने कोई करंट कोयल या कोई सोलेनोइड, ठीक है, या टोरॉइड आपने ला करके रख दिया, या कोई एक्सटर्नल फील्ड आपने लगा दिया, तो ये H वेक्टर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो बी नेट होता है मेरा, वो प्रोपोर्शनल होता है H प्लस आई के, राइट। और यहाँ पे अगर हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी नेट इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट H प्लस आई। इस म्यू नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, जिसका वैल्यू ये होता है, ये सब आप पहले से जानते हो, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है,
अब देखिए, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नेटाइजिंग वेक्टर के। जाहिर सी बात है कि जो भी आप फील्ड अप्लाई करोगे उसी की ये प्रोपोर्शनल होगा। जितना बड़ा फील्ड होगा, जितना स्ट्रांग फील्ड होगा, जो इंटेंसिटी है वो उतना ही स्ट्रांग होगा। तो कह सकते हैं कि मोर इज एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। जितना आपका एच का वैल्यू ज्यादा होगा, आई का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा, नो डाउट। तो यहाँ पे अगर आप हटाओगे इस प्रोपोर्शनलिटी को तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीटा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे जीटा एच, ये रिलेशन आपको मिलता है। यहाँ ये जो जीटा है, ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है। और ये कांस्टेंट होता है और ये डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल पे, कि मटेरियल आपका कैसा है और टेम्परेचर के पे कि आपने उसका टेम्परेचर कितना रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, राइट। अब देखिए, तो अब यहां से जो बी नेट का फॉर्मूला है, तो बी नेट आपका क्या हो जाएगा, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगा म्यू नॉट एच प्लस आई। और यहाँ पे अगर मैं आई को हटा करके ये वाला डाल दूं रिलेशन, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा म्यू नॉट एच प्लस आई के प्लस पे जीटा एच, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहो तो एच को कॉमन ले लो तो 1 प्लस जीटा एच ऐसे ही मिलेगा। और इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू एच, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा जो म्यू नॉट 1 प्लस जीटा था इसको हटा करके सिंपली म्यू लिख दिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो बी नेट है वो क्या है, वो है मेरा म्यू एच। और इसको हम लोग और अच्छे से बोलें तो इसको ऐसे बोल सकते हैं बी एम इज इक्वल टू म्यू एम एच, ठीक है। जहां मेरा म्यू एम क्या है, तो म्यू एम है म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, मतलब ये जो पूरा वैल्यू है ये मेरा पूरा म्यू हो गया। अब समझिए म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट होता है आपका फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी, ठीक है, ये फ्री स्पेस का है, ओके। और म्यू एम जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कि किसी मीडियम में हम लोग बात कर सकते हैं कि कोई मीडियम है, ठीक है, या कोई एक्सटर्नल फील्ड है तो एक मीडियम उसको मान करके, तो वो आपका मीडियम में परमेबिलिटी हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो इन दोनों में रिलेशन आपको यहाँ पे आ जाएगा म्यू एम इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, ठीक है जी। जीटा जो है उस मटेरियल का मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी है, ठीक है, जो बताएगा कि मटेरियल कैसा है, टेम्परेचर कहाँ पर कितना है। तो इससे आपको इन दोनों में रिलेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। तो यहाँ पे एम फॉर मटेरियल भी बोल सकते हो, एम फॉर मीडियम भी बोल सकते हो। तो हमको जो रिलेशन मिल रहा है वो बिल्कुल साफ है, बी एम इज इक्वल टू म्यू एम एच होता है, जहां म्यू एम का ये वैल्यू है। और अगर हम लोग इसको बात करें फ्री स्पेस में तो बी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका म्यू नॉट एच हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फ्री स्पेस का हो गया। यहाँ पे देखो ये बात लिखा हुआ है कि इफ देयर इज नो मटेरियल, अगर कोई मटेरियल नहीं है, यानी आई अगर जीरो है, तो आई अगर जीरो है तो यहां से भी आप देखिएगा कि आई जीरो करेंगे तो आपको क्या बचेगा, म्यू नॉट एच बचेगा, ठीक है, ये बी नेट। तो और यहां से भी डायरेक्ट लिखिएगा तो बी नॉट क्या हो जाएगा, आपका बी नॉट हो जाएगा, म्यू नॉट एच हो जाएगा, ठीक है। तो हर तरह से ये रिलेशन आपको आ रहा है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैटर वो ये होता है, ठीक है, और फ्री स्पेस में वो ये हो जाता है, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये सब बातें आपको सबको समझ में रखनी है, समझ करके रखनी है ताकि हम लोग इसका अच्छे से यूज कर सकें। अब देखो, अब यहाँ पे एक पुरानी सी चीज आ रही है जो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी। वो क्या है, वो है हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी का, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, तो ये होता है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम बाई म्यू नॉट, ठीक है, यानी परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। अब देखिए बी एम हम लोगों ने देखा कि ये म्यू एम एच होता है और बी नॉट क्या होता है, म्यू नॉट एच होता है। तो यहां से आप चाहो तो बी एम को बी एम बाई एच और म्यू नॉट को बी नॉट बाई एच लिखोगे। तो आपका जो म्यू आर का फॉर्मूला है वो देखिए आपका यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ये फॉर्मूला आ जा रहा है बी एम बाई बी नॉट, ठीक है। तो सिंपली जो हम लोग कह सकते हैं कि रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, तो फैक्टर बाई विच मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज ऑन इंट्रोड्यूसिंग सम मटेरियल, ठीक है। यानी हम जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपने कहीं पे सोलेनोइड डाल दिया, ठीक है, कहीं पे आपने टोरॉइड डाल दिया या आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, जो उसका मैग्नेटाइजेशन, जो उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, वो बूस्ट कर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फैक्टर। तो ये बताएगा कौन, ये बताएगा आपको रिलेटिव परमेबिलिटी के कितना फैक्टर से मैग्नेटिक फील्ड क्या कर गया, इंक्रीज कर गया बाई इंट्रोड्यूसिंग सम मटेरियल, ठीक है जी। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बन गया, बी एम इज इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस जीटा, ऊपर बना था। यहां से आप म्यू आर लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो म्यू एम बाई म्यू नॉट और यहां से आपको 1 प्लस जीटा आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला है रिलेटिव परमेबिलिटी का। चाहो तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लो, ठीक है, चाहो तो आप इसको, ये सारी चीजें एक ही है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये सारी चीजें, यस,
ये सारी चीजें क्या है, इक्विवेलेंट है। चाहे तो आप इसको याद कीजिए म्यू एम बाई म्यू नॉट, ठीक है, चाहे तो आप इसको याद कीजिए बी एम बाई म्यू नॉट, और चाहे तो आप इसको याद कीजिए म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा। राइट, क्लियर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगे। आगे देखो, अब यहाँ पे जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देकर दिखा रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। क्या है एग्जांपल, देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ है कि एक सोलेनोइड है, ठीक है, ए सोलेनोइड हैज ए मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी 2 × 10⁻²। इफ सोलेनोइड हैज 10⁻³ टर्न्स पर मीटर एंड कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, तो आपको फाइंड करना है H यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड, I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे निकाला जाता है। देखो, जैसे अगर हम लोग बात करें सोलेनोइड है, तो सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, इनसाइड द सोलेनोइड, वो क्या होता है, वो होता है B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ठीक है। ये आपका होता है जहां पे कोई मटेरियल नहीं है अभी, इफ देयर इज नो मटेरियल, ठीक है, कह सकते हो। या तो जो वैक्यूम का केस है कि सिर्फ सोलेनोइड ही है, तो सोलेनोइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट NI, ठीक है जी, जहां N क्या है आपका नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ। राइट, अच्छा, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अभी मैंने पढ़ा कि B नॉट इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट H। अब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा म्यू नॉट H इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, तो म्यू नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, H इक्वल टू NI बचेगा। यानी जो यहाँ पे आपको मैग्नेटाइजिंग फील्ड निकालना है H, वो क्या है, वो सिंपली NI है। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 10⁻³ टर्न है पर मीटर, यानी पर यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ है 10⁻³ टर्न है, तो यही आपका हो गया 10⁻³ टर्न्स, ठीक है। और करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है, तो आपका वैल्यू एम्पियर मीटर में आ गया, ये हो गया H का वैल्यू, ठीक है, क्लियर, पहला आंसर आ गया। दूसरा देखो, दूसरा आपको I निकालना था। I क्या होता है, तो I आप यहां से निकाल सकते हो, I होता है जीटा H, ठीक है। जीटा का वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग अभी पढ़े कि जो मेरा म्यू आर है रिलेटिव परमेबिलिटी, वो क्या है, वो है 1 प्लस जीटा। यहाँ जीटा क्या आ जाएगा, म्यू आर -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लगा दिए इंटू H। म्यू आर आपको दिया हुआ है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है 2 × 10⁻² है, यानी आप कह सकते हो कि 200 है, ठीक है। तो 200 -1 और H का वैल्यू अभी हम लोग निकाले 10⁻³ एम्पियर मीटर, इसको यहाँ पे बिठा दीजिए। यहाँ पे आपको इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा एम्पियर मीटर में। तो अब देखो, दोनों का यूनिट एम्पियर मीटर होता है, ठीक है, चाहे I का बात करो या H का बात करो। तो आपको यहाँ सब समझ में आ रहा होगा कि जो H है ना, वो क्या है, वो ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं था, तो सिंपली H का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। और जो I है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, जो आपको इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। अब बी नेट क्या होता है, तो बी नेट तो काफी इजी है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि बी नेट क्या होता है, तो म्यू नॉट H प्लस I के बराबर होता है। आपको H भी मिला हुआ है और आपको I भी मिला हुआ है, दोनों का वैल्यू उठा करके यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, और म्यू नॉट का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा टेस्ला में, ठीक है जी, क्लियर है। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे बी नेट को, चूंकि हम लोग पढ़ते हैं कि क्या बी एम इक्वल टू क्या होता है, म्यू एम एच होता है, ठीक है, और म्यू एम क्या है, तो अगेन आप देखोगे कि हम लोग पढ़े थे कि म्यू आर जो होता है वो एक्चुअली होता है म्यू एम बाई म्यू नॉट होता है, ठीक है। यहाँ से म्यू एम क्या हो जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट हो जाएगा इंटू H। तो यहाँ से भी आप अगर आप म्यू आर का वैल्यू डालोगे, ठीक है, म्यू नॉट का डालोगे और H का, अप्रोक्सीमेटली आपको वही वैल्यू आएगा जो यहाँ पे आता है, ठीक है, बिल्कुल इक्वल वैल्यू आएगा। तो याद रखिए, आप कोई भी तरीका से निकालिए, आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इन प्रेजेंस ऑफ सम मटेरियल मीडियम, ठीक है, कोई अगर मटेरियल या मीडियम है, बात समझिए, तो बी नेट क्या होगा, तो बी नेट हो जाएगा बी एम और म्यू एम एच होगा, ठीक है, जहां पे आपको क्या होगा, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो आपका नॉन जीरो होगा। और अगर इसी को आप वैक्यूम में लोगे तो वैक्यूम में क्या हो जाएगा, सिंपली बी नॉट के बराबर हो जाएगा, जहां पे आपका I जीरो होता है। तो हम लोग पहले देख ही चुके हैं, तो वही आपका रिमार्क जो कि रिपीट हो रहा है, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ जाई एंड म्यू आर, ठीक है, सॉरी जीटा एंड म्यू आर। तो जीटा और म्यू आर के आधार पे भी ना आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या फेरोमैग्नेटिक होगा। और इसका प्रॉपर्टीज वगैरह के आधार पे मैंने आपको एक अलग से पीडीएफ दिया है, आपने पढ़ा भी होगा, तो वहां से भी आप जाकर के कुछ प्रॉपर्टी याद कर सकते हो कि डायमैग्नेटिक सबस्टांस में क्या प्रॉपर्टी होता है, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, ठीक है। देखिए, पहले हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक पे, राइट। तो जो डायमैग्नेटिक है वो क्या है, ये होता है वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो डायमैग्नेटिक सबस्टांस है वो वीकली रिपेल्ड होता है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड
ठीक है, मैग्नेटाइजेशन ऑकर्स अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। क्योंकि रिपेल हो रहा है, वीकली रिपेल हो रहा है, तो जो भी आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन आता है। यानी मान लो आपका एच अगर इस डायरेक्शन में था, ठीक है, तो आई आपका इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है जी। यानी कह सकते हैं कि चूंकि आपका आई क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू एच होता है, या कहो कि आई इज इक्वल टू जीटा एच होता है, तो अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो नो डाउट मेरा जो जीटा है वो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। निगेटिव होगा, बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। जीटा क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। चूंकि होता क्या है कि वीकली यहाँ पे रिपेल्ड होगा, जितना भी आप एच लगाएंगे ना उसके कंपेयर में जो आई होगा वो क्या होगा, वो आपका वीकली यहाँ पे अपना वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि आई इज इक्वल टू जीटा एच, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया, और म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा होता है। क्योंकि जीटा क्या है, निगेटिव वैल्यू है और काफी छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि 1 प्लस जीटा, तो 1 में अगर आप कुछ निगेटिव करते हैं और काफी छोटा है अगर वो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, इसी केस में जो म्यू आर का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो स्लाइटली लेस देन 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा डायमैग्नेटिक के केस में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक बात कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू जीटा और म्यू आर बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ना, इस जीटा और म्यू आर के आधार पे आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये सारी बातें याद रखनी है आपको, ओके। अब देखो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक में ये आपका वीकली अट्रैक्टेड होता है, यानी जिस डायरेक्शन में एच होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका आई भी होगा, ठीक है। तो एच और आई सेम डायरेक्शन में होता है, तो जाहिर सी बात है कि जीटा स्मॉल तो होगा बट क्या होगा, बट आपका पॉजिटिव होगा। और इस केस में जो म्यू आर है वो क्या हो जाएगा, आपका 1 प्लस समथिंग, सो इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, ये जाई जो है ये आपका काफी बड़ा हो जाता है 1 से, ठीक है, पॉजिटिव तो होता ही है। तो इस केस में जो म्यू आर का वैल्यू है वो भी 1 से बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब एक बार अगर इस तरह का सबस्टांस मैग्नेटाइज हो गया तो जल्दी क्या होगा, वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोग हिस्टेरेसिस लूप में भी देखेंगे, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस लूप का जो लेक्चर है उसको हम लोग अगले टॉपिक में कर लेते हैं। वहां से ये समझने में आपको आसानी होगा कि फेरोमैग्नेटिक में, स्पेशली फेरोमैग्नेटिक में, ठीक है, जब मैग्नेटाइज एक बार हो जाता है ना तो बहुत ही मुश्किल से डीमैग्नेटाइज होता है। और कैसे कैसे होता है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का जो साइकिल है उसको एक लूप से दिखाया जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये जो एक कह सकते हो रिवीजन का लेक्चर था, मैंने पूरा रिवीजन कराने का कोशिश किया काउज ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन मैटर का, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। और सारी बातें आपको लिख के दी है ताकि इसको आप एक बार रिकॉल करके याद कर लो। पीडीएफ आपको कोर्स में अवेलेबल है, एक बार ये सारे फैक्ट्स आपको याद रहेंगे तो इसी से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बहुत जल्दी आपको करने में वो हेल्प करेगा। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है फ्री में अवेलेबल है जिसको आप पढ़ करके बहुत ही फायदा उठा सकते हो, ठीक है। पढ़ते रहिए, कुछ दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।